Hey guys, is that I'm audible to all of you? Everyone, please. Your voice is not audible. Okay. चलिए अभी बोलिएगा प्लीज. जी 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 जी. चलिए. ओके. सो गाइस, क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिन बच्चों का नेटवर्क वीक है, प्लीज़ जो आपको एक दूसरा लिंक मिला हुआ है उस लिंक पे जाके अपना ज्वाइन कीजिए. उसी लिंक के नीचे एक दूसरा लिंक आपको अभी आया है. जिनका नेटवर्क वीक है, जिनको थोड़ी बहुत भी समस्या है नेटवर्क में, वो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए. ठीक है, चलिए. सो गाइज, आई थिंक सो यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था. एक बार बताइएगा. चलिए. और ये वाला पार्ट हमने कवर किया था क्या? ओके, ये भी कवर कर लिया था. हाँ, चलिए, ठीक है. सो गाइज, हमारा आज का जो चैप्टर है, आज का जो हमारा सेशन है, पूरा का पूरा आपकी जो क्रॉप को क्लासिफाई किया जाता है. ध्यान से सुनिएगा. अगर हम इस सेशन के बारे में बात करें तो यहाँ आपको एक छोटी सी बातें देखो. कई बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं शायद कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है. और इसमें से आपके क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट में आ सकते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. दोबारा एक बार कंसेशन कर आपको जो है कन्फर्म कर देता हूँ कि आपकी जो क्रॉप है उनके से क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके, जैसे मान के चलिए क्रॉप का क्लासिफिकेशन क्या है. क्रॉप C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, यहाँ से. क्रॉप आपकी रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, यहाँ से. क्रॉप आपकी शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है, यहाँ से. तो ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम आपके देखे जाते हैं. तो इनको एक बार जरूर यहाँ से आप देखा करें. जब भी आपको एक बार एग्जाम्पल आपके याद हो गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी आपके एग्जाम को क्रैक करने में. चलिए, तो सबसे पहले जो है लास्ट क्लास में हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था. अभी हम अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट यूजेज, ये जो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट यूजेज है, ये पूरा का पूरा आप ये समझिए कि इसके अंदर जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं उनके बिहाफ पर आप डिवाइड करते हो. जैसे अगर हम पहले बोलते हैं कैच क्रॉप या कॉन्टिजेंट क्रॉप, याद रखिएगा कैच या आपका कॉन्टिजेंट, इसका मतलब क्या होता है. देखिए, मान के चलिए आपने क्रिकेट के अंदर कैच के बारे में सुना होगा. जैसे ही आपकी बॉल को, मतलब आपका जो बैट्समैन है वो अगर मार देता है तो उसके बाद कोई भी पर्सन अगर कैच ले लेता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो आपका बैट्समैन है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, है ना. अगर कैच लिया गया है तो वो बैट्समैन आपका आउट हो गया है. इसी प्रकार से अगर आपकी कोई भी क्रॉप आपके समय से पहले, टाइम से पहले आउट हो जाती है, आउट होने का मतलब है कि वो टाइम से पहले आपकी क्रॉप जो है किसी भी आपके मौसम की वजह से, आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस की वजह से अगर वो फसल बर्बाद हो जाती है तो उस केस में इन बिटवीन हम क्या करते हैं, क्योंकि अब लैंड को खाली छोड़ नहीं सकते, हम उस लैंड से प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं. तो उस समय अगर कोई क्रॉप आप ग्रो करवाते हो तो उस क्रॉप को आप इमरजेंसी क्रॉप, कॉन्टिजेंट क्रॉप या आप कैच क्रॉप का नाम देते हो. मैंने क्या बोला, उस क्रॉप को आप क्या देते हो, आपका इमरजेंसी क्रॉप, कैच क्रॉप या कॉन्टिजेंट क्रॉप का नाम आप देते हो. ठीक है, चलिए. तो ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़े समय की क्रॉप होती है और आपका पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आपका है रिस्टोरेटिव क्रॉप. देखो, रिस्टोर किसको किया जा सकता है, रिस्टोर आपकी सोइल को किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है, जब उस सोइल में आपके न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन होगी. तो आपको पता होगा हमारा जो लेग्यूम होता है ये हमारी सोइल में क्या करता है, आपका न्यूट्रिएंट ऐड करने का काम करता है. कैसे, क्योंकि ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करेगा. ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कैसे करता है, क्योंकि लेग्यूम की रूट में क्या होते हैं, नोड्यूल होते हैं. इसकी रूट में क्या होते हैं, आपके नोड्यूल होते हैं. तो ये नोड्यूल आपके जो होंगे वो आपके क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा. मैंने क्या बोला, रूट, आपके रूट के अंदर क्या होते हैं, नोड्यूल होते हैं. ये नोड्यूल क्या करते हैं, इसके अंदर आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं. तो इस बात को याद रखिएगा कि आपका यहाँ से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछा जा सकता है. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव क्रॉप.
अब देखो जैसे ये रिस्टोरेटिव क्रॉप है, आपका रिस्टोर करने का काम कर रही है, उसी प्रकार से एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या करेगी, आपका एग्जॉस्ट करने का काम करेगी, न्यूट्रिएंट को एग्जॉस्ट किया जाएगा। कैसे एग्जॉस्ट किया जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। न्यूट्रिएंट को एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये ज्यादातर आपका न्यूट्रिएंट को ज्यादा अपटेक करती हैं सोइल से, तो इसीलिए इनको आप क्या बोलते हो, एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हो। जो आपका जैसे एग्जॉस्ट फैन लगा होता है वो आपका अंदर से बाहर जो है गैस को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार से आपका एग्जॉस्टिव क्रॉप। नेक्स्ट है पैरा क्रॉप या रेजिडुअल क्रॉप। देखिए जो आपकी पीछे क्रॉप, देखिए क्या है, आर दोज क्रॉप प्लांट विच आर शोन फॉर ए फ्यू डेज और वीक बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। आपको पता होगा अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जैसे आपका रिले क्रॉपिंग से एग्जांपल लिया गया है। रिले क्रॉपिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। रिले, रिले का मतलब क्या होता है, रिले क्रॉपिंग से लिया गया है ये वर्ड आपका, ये कहीं ना कहीं आपका इंटर क्रॉपिंग का ही एक पार्ट है। सुनिए, जब मान के चलिए आपकी एक क्रॉप है, इसको लगाया गया है एक क्रॉप को, ठीक है। अब एक क्रॉप को आपका हार्वेस्ट किया जा सकता है कितने महीने में, 3 महीने में, ठीक है। 1 2 3 3 महीने में इसको क्या कर सकते हो आप लोग, हार्वेस्ट कर सकते हो। अब क्या है, इस क्रॉप को जब हार्वेस्ट करने वाले थे यानी कि 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ बिफोर का मतलब है आपके 2 महीने के बाद, जब 2 मंथ के बाद आप लोग क्या करोगे, इस क्रॉप के बीच में जो स्पेस आपका अवेलेबल है वहां आप क्या करोगे, आप किसी दूसरी क्रॉप को, एक ऐसी क्रॉप को आप इसके मिडल में इन बिटवीन में ग्रो करवा दोगे, आप उसकी सोइंग कर दोगे, और अब जो आपकी क्रॉप की सोइंग की गई है वो आपकी यहां पर पैरा क्रॉप या जो आपकी क्रॉप अब यहां पर जो हार्वेस्ट की जाएगी है ना, ये हार्वेस्ट करने वाली क्रॉप को आप उतेरा क्रॉप, और रिले जो है वो इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे रिले रेस होती है उसमें अभी तक एक पर्सन रेस खत्म ही नहीं करता और दूसरा पर्सन उसकी रिले को पकड़ लेता है और भाग जाता है, तो उसी प्रकार से यहां पर भी एक क्रॉप को अभी हार्वेस्ट नहीं किया गया, इन बिटवीन ही उसको लगा दिया गया। तो अब यहां पर इस क्रॉप को, इस सिस्टम को आप क्या बोलते हो, रिले क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हो। और ये जो रिले क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो इंटर क्रॉपिंग का ही एक कहीं ना कहीं पार्ट होता है, जिसे रिले इंटर क्रॉपिंग भी बोल देते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो बात वही होती है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहे होंगे कि क्रॉप को नुकसान हो जाएगा, जो पीछे क्रॉप लगाई गई थी उसको नुकसान हो जाएगा, आगे आने वाली क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाएगा, तो कैसे हार्वेस्ट किया जाएगा। हाँ, डाउट जायज बनते हैं, लेकिन डाउट को अभी सोल्व आउट करना, मैं डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता, लेकिन अभी एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आप लोग केवल इसको याद रखिए कि रिले होता क्या है, वो कुछ ऐसा होता है ना। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो राइस की क्रॉप के अंदर अगर आप लोग जो है राइस की क्रॉप में आपका ल्यूसर्न अगर लगा देते हैं, या सॉरी आपका जो है मटर लगा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो राइस की क्रॉप में आपका वीट को भी ग्रो करवाया जाता है, तो ऐसी जो भी आपकी क्रॉप होती है ना, तो उनके अंदर आप लगा सकते हैं, या फिर सोरगम या मेज इनके अंदर भी आपका लगाया जाता है, तो डेफिनेटली आपका किया जा सकता है। और खासकर ये राइस के एरिया में तो अपलैंड जो एरिया होते हैं उन एरिया में आपका कोशिशें की जाती है, या फिर आपके ड्राईलैंड एरिया में भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो स्मोदर क्रॉप। देखो स्मोदर का मतलब क्या होता है, स्मोदर का मतलब होता है किसी को स्प्रेस करना, किसी को दबा देना, है ना। तो देखो किसी को दबाया जा रहा है, तो अगर ऐसी क्रॉप है जो जल्दी ग्रो होती है, जो फास्ट ग्रो होती है, तो क्या करेगी वो वीड को, क्योंकि अब देखो क्रॉप अगर क्रॉप को दबाएगी तब तो गलत बात है, लेकिन आपकी क्रॉप जो है वो जल्दी से ग्रो हो जाएगी, और जल्दी ग्रो होने के बाद ये क्या करेगी, आपका जो वीड का ग्रोथ होता है उनको स्प्रेस कर देती है, उनको दबा देती है, इसलिए इनको नाम क्या देते हो आप, स्मोदर क्रॉप बोलते हो। नेक्स्ट है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप का मतलब होता है जो लैंड को जल्दी से कवर कर लेती है और लैंड इरोजन रोकती है। देखो इसका काम क्या है, कवर क्रॉप का लैंड इरोजन को रोकना, इसका मेनली काम है वीड की ग्रोथ को रोकना। नेक्स्ट हमारा है नर्स क्रॉप। नर्स, जैसे हॉस्पिटल में नर्स का काम होता है आपके पेशेंट की केयर करना, उसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से आपका यहां पर क्रॉप आपके प्लांट को नरिश करने का काम करती है, उसको न्यूट्रिएंट देने का काम करती है, तो उस केस में उसे आप क्या बोलते हो, नर्स क्रॉप बोलते हो। आपका यहां पर नेक्स्ट है गार्ड या बैरियर क्रॉप। गार्ड, जैसे आपके एटीएम के अंदर गार्ड होता है, जैसे आपके यहां पर अगर देखा जाए तो एटीएम में गार्ड होता है, या फिर आपका एक सोसाइटी के बाहर गार्ड होता है, वो गार्ड का काम क्या होता है। या फिर अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करते हो तो आपको बैरियर जो होता है वो लगा होता है, तो आप बैरियर को क्रॉस करते हो तो कैसे कर पाते हो, तो वहां जो बैरियर आपके हैं उन बैरियर में क्या आपकी फैसिलिटीज रहती हैं, क्या आपके फंडे रहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आपका वहां पर आप अगर कुछ अनइलीगल या आपका इलीगल एक्टिविटीज करते हो तो आपको वहां पर पकड़ा जा सकता है, आपकी रोककर
आपकी चेकिंग की जाती है कि कहीं आप तो गलत कुछ सामान तो नहीं लेके जा रहे हो, या किसी दूसरे स्टेट में एंटर करने से पहले कुछ आपके पास गलत सामान तो नहीं है, गलत गतिविधि तो नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना। तो उसको आपका चेक किया जाता है। उसी प्रकार से आपका बैरियर बैरियर जो क्रॉप होती है, गार्ड क्रॉप होती है, वो एक्चुअल में आपकी क्रॉप को, जो आपके फील्ड के अंदर, जो आपके क्रॉप के अंदर जो इंसेक्ट आपके जो मेजरली कोई नुकसान पहुंचाते हैं उनसे रोकने के लिए, या फिर आपका हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो तेज हवाओं से आपकी क्रॉप को बचाने के लिए, तो आपकी बीच में छोटी हाइट की क्रॉप होती है, चारों ओर बड़ी हाइट की क्रॉप लगा दी जाती है जिससे हवाएं वगैरह नुकसान ना कर सकें। उसे आप क्या बोलते हो, गार्ड या बैरियर क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ट्रैप क्रॉप। ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना, है ना। तो इसी प्रकार से जो ऐसी क्रॉप होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, या तो आपका जो है इंसेक्ट और पेस्ट को रेपेल करने के लिए, क्योंकि आपके उस क्रॉप के अंदर ऐसी कुछ स्मेल आती है जिसकी वजह से आपका इंसेक्ट उस एरिया में नहीं आ पाता, या जैसे आपके कुछ केमिकल जो होते हैं वो उनके रूट से एग्जीक्यूट किए जाते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट पेस्ट वहां पर अटैक नहीं करते, या आपका क्या होता है उन क्रॉप के ऊपर जल्दी इंसेक्ट अटैक कर देगा और जैसे ही अटैक करेगा हमें पता लग जाएगा और हम तुरंत क्या करेंगे, वहां से आपका रिमूव कर देंगे उस क्रॉप को, जिससे क्या होगा, आपका फायदा हो जाएगा। तो ये हमें जो है यहां पर आपका, क्योंकि मेन क्रॉप के ऊपर इंसेक्ट नहीं आएगा, मेन क्रॉप के ऊपर इंसेक्ट जल्दी से नहीं अटैक कर पाएगा, तो इसलिए हमारा जो है ट्रैप क्रॉप आपका फायदा पहुंचाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऑगमेंटिंग, या फिर अगर हम बात करते हैं, देखो एक यहां पर आपका होता है ऑगमेंटिंग क्रॉप और एक आपका होता है जी सिनर्जेटिक क्रॉप। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपका ऑगमेंटिंग या सिनर्जेटिक का मतलब क्या होता है। देखिए ऑगमेंटिंग क्रॉप या सिनर्जेटिक क्रॉप, सुनिए, जब आपके ऑगमेंटिंग क्रॉप की बात करते हैं तो ऑगमेंट होना, ऑगमेंट करना आपका, अगर मान के देखिए कोई भी क्रॉप है, कोई भी आपकी क्रॉप है, जैसे कि मान के चलिए आपका बरसीम है। बरसीम क्या होता है, एज ए फोडर आपका यूज होता है। बरसीम क्या होता है, एज ए फोडर आपका यूज होता है। तो आपका इसके साथ में जैसे आपने क्या लगाया, मस्टर्ड लगाया, तो मस्टर्ड की जब पहली आप कटिंग लेने जाओगे और आपकी बरसीम की मस्टर्ड की आपकी कटिंग साथ में की जाएगी, तो उस समय दोनों को आप एज ए फोडर यूज कर सकते हो, आप एज ए फोल्डर यूज कर सकते हो, मतलब आपका यूज इन दोनों का सेम। अब देखो यहां पर ये बहुत जरूरी है डियर, इस बात को समझना, जब ये दोनों आपकी यील्ड के अंदर मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एडिशन कर देती हैं, यील्ड को इंक्रीज कर देती हैं, आपकी उस पर्टिकुलर जो प्राइमरी क्रॉप है उसके अंदर वो सेकेंडरी क्रॉप है कि एज ए जो है आपकी यील्ड में एडिशन करने का काम करती है, आपकी यील्ड को इंक्रीज करने का काम करती है, तो उसे आप क्या बोलते हो, आपका ऑगमेंटिंग क्रॉप बोलते हो। और दोनों का पर्पज यहां पर क्या है, सेम होता है, एज ए फोडर पर्पज इनको यूटिलाइज किया जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी पर्पज उसका आपका ऑयल सीड का हो सकता है, आप ऑयल सीड के पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हो, है ना। तो वो हमारा क्या होगा, यहां पर आपका ऑगमेंटिंग क्रॉप होगा। लेकिन जो आपका सिनर्जेटिक क्रॉप है, ये आपका एक्चुअल में देखो ऑगमेंटिंग क्रॉप और सिनर्जेटिक क्रॉप दोनों ही कहीं ना कहीं इंटरक्रॉपिंग के अंदर में आते हैं। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, आपका जो ऑगमेंटिंग क्रॉप है वो आपका एज इट इज इंटरक्रॉपिंग की फॉर्म में आएगा, लेकिन ये जो है आपने सुना होगा एक मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग होता है। क्या होता है आपका, मल्टी स्टोरॉइड क्रॉपिंग होता है। मल्टी स्टोरॉइड क्रॉपिंग क्या होता है, जब डिफरेंट हाइट की क्रॉप को एक साथ में लगाया जाता है, अलग अलग हाइट की क्रॉप को एक साथ में लगाया जाता है, तो उस समय आप उसको बोलते हो मल्टी स्टोरॉइड क्रॉपिंग। उसको आप क्या बोलते हो, मल्टी स्टोरॉइड क्रॉपिंग बोलते हो। और मल्टी स्टोरॉइड क्रॉपिंग के अंदर आपका एक एग्जांपल बनता है सिनर्जेटिक क्रॉप। सिनर्जेटिक क्रॉप में क्या होता है, एक आपकी जैसे कि सुगरकेन है और एक आपकी यहां पर पोटैटो है। मैंने क्या बोला, एक आपकी सुगरकेन है और एक पोटैटो है। जब इनको प्योर स्टैंड के रिस्पेक्ट में इंटरक्रॉपिंग इनकी की जाती है, दोनों की अलग अलग हाइट की क्रॉप है, जैसे सुगरकेन आपका बड़ा हाइट है और आपका पोटैटो नीचे रह जाता है, तो जब अलग अलग हाइट की क्रॉप को इनको आपका लगाते हैं और इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उसमें प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आपका जो है सिनर्जेटिक क्रॉप बोला जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो ऑगमेंटिंग क्रॉप क्या होता है, ऑगमेंटिंग क्रॉप हमारा होता है जब आपका
दोनों का यील्ड आपका जो है ऑलमोस्ट क्या आना है, सेम आता है यहाँ पर, है ना, या आपका इंक्रीज हो जाता है दोनों का मिलने के बाद, और दोनों में यील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी यील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी यील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसमें दोनों का पर्पस सेम है, इसमें आपका देखो शुगर क्रॉप है तो उसको शुगर पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, और आपकी जो यहाँ पर पोटैटो है वो एक स्टार्च क्रॉप है या फिर फूड क्रॉप है, एक वेजिटेबल क्रॉप है, तो उसको एज ए वेजिटेबल फूड या आपका स्टार्च क्रॉप की फॉर्म में यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, सिनर्जेटिक क्रॉप का एग्जांपल होगा। होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये आपका क्या है। नेक्स्ट यहां पर है आपका एले क्रॉपिंग, है ना। देखो एले क्रॉपिंग जो वर्ड है वो आपका क्या है, एले आपका क्या होता है, जब ट्रीज की रो होती है ना, आपकी रो की जो ट्रीज की रो लगा दी जाती है ना, इस प्रकार से ये आपकी ट्री की रो बन गई, इस रो के बीच में जो आपका यहां पर जो स्पेस बच गया, ये स्पेस क्या है, एक प्रकार से वे बन चुका है, एक रास्ता बन चुका है। इस वे के अंदर में जब आप कोई क्रॉप को ग्रो करवाते हो, वो आपका जो होता है उसे आप क्या बोलते हो, एले क्रॉपिंग बोलते हो। मैंने क्या बोला, जब आपका क्रॉप को यहां पर इन बिटवीन ट्रीज या इन बिटवीन जो आपके ट्रीज की रो के बीच में लगाते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, एले क्रॉपिंग आपका बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कल्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। मैंने क्या बोला कि आपकी कल्चरल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए एक आपकी अपलैंड क्रॉप होती है, एक आपकी जो है लोलैंड क्रॉप होती है। अपलैंड क्रॉप कौन सी होती है, अपलैंड वो होती हैं जो आपके कहीं ना कहीं मीन सी लेवल से काफी ऊपर जाने के बाद लेवल्ड एलिवेटेड लैंड विद ड्रेन्ड ऑल अराउंड द, इसमें क्या है कि आपका जो है ड्रेनेज का प्रॉपर मेन सिस्टम होता है, इसके अंदर से फील्ड में से आपका जो है कहीं ना कहीं पानी बाहर निकल जाता है, ड्रेनेज आपका हो जाता है। और जहां पर पानी मेनली खड़ा रहता है, आपका वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन रहती है, जहां से ड्रेनेज की प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, उनको आप क्या बोलते हो, लोलैंड एरिया बोलते हो। ठीक है, तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपका वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में इन क्रॉप को नहीं ग्रो करवा सकते, लेकिन वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में इनको ग्रो करवा सकते हो, जैसे कि राइस, जूट आपका जो है ये आपके बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ वाटर, कि वाटर के सोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि इरिगेटेड एरिया है और आपका रेनफेड क्रॉप है, आपकी वो क्रॉप जिनको अगर हम बात करते हैं तो इरिगेटेड एरिया में जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां अगर ग्रो करवाते हैं तो वो आपका इरिगेटेड क्रॉप है, और जहां आपका केवल इरिगेशन नहीं है, रेनफेड एरिया है, उस एरिया में अगर आप ग्रो करवाते हो तो उससे आप क्या बोलते हो, आपका रेनफेड क्रॉप बोला जाता है, जहां पर प्रॉपर आपका पानी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पर तो अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इन द सॉइल की बात करेंगे तो ये आपका एक तो आएगा ड्राईलैंड सॉइल और एक आपका आएगा वेटलैंड, है ना। देखो ड्राईलैंड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपका वही बात है कि यहां पर मॉइस्चर कम होता है, प्रॉपर आपका इवेपोर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है ना, तो आपका जितना वाटर यहां पर आता है उससे ज्यादा वहां पर इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता है, तो उस एरिया को आप ड्राईलैंड बोलते हो, और उस एरिया में जो क्रॉप लगाई जाती है उन्हें ड्राईलैंड क्रॉप बोलते हैं। वेटलैंड एरिया वो होता है जहां पर आपका वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में रहता है, पानी आपका इवेपोर ट्रांसपिरेशन इतना नहीं ज्यादा हो पाता, वो आपका एरिया क्या होगा, वेटलैंड एरिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पर तो अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी ऑफ द टेक्सचरल ग्रुप ऑफ सॉइल, मतलब क्या है कि किस ग्रुप के अंदर आप लगाते हो, सैंडी टू आपका सैंडीलोम। अब देखो आपकी सॉइल के अंदर टेक्सचर होते हैं, मैं आपको जब एक क्लास आपकी सॉइल की भी होने वाली है उस क्लास में आपको समझाऊंगा कि सॉइल के अंदर जो आपका टेक्सचर होता है वो क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन होता है ना। तो उसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले के हिसाब से क्या होता है, सैंडी सॉइल सबसे बड़ा टेक्सचर होता है, सैंडी सॉइल जो होता है वो आपका सबसे बड़ा टेक्सचर होता है ना, उसका साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि सैंडी टू सैंडीलोम अगर सोइल है जिसे आप लाइट सोइल बोलते हो, या आपकी मीडियम सोइल जो होती है उसमें थोड़ा बहुत आपका जो है क्ले प्रेजेंट होता है, और जब क्ले कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट होता है तो उसे आप क्या बोलते हो, हैवी सोइल बोलते हो। तो लाइट सोइल के अंदर जो क्रॉप ग्रो होती है वो आपके एग्जांपल ये है, ये आपकी मीडियम सोइल में और ये आपकी हैवी सोइल में इन क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कहीं आपके एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उस समय डेफिनेटली आपका जो है आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉइल, मतलब प्रॉब्लम सॉइल है उनकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आपका क्या है,
ठीक है। तो आपको पता होगा आपकी सोयल में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं आप लोग जानते होंगे। सोयल के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी सोयल के अंदर, तो मेनली आपका एसिडिक सोयल होती है। एसिडिक सोयल का मतलब इसका पीएच जो होता है वो काफी कम होता है, और पीएच कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपकी जो लेस देन 5.5 पीएच को स्टैंड कर सकती हैं, या 6.5 से लेस देन स्टैंड कर सकती है, वो क्रॉप ग्रो करवाई जा सकती है। सैलाइन सोयल के अंदर जो आपका साल्ट कंटेंट जिन क्रॉप का आपका ज्यादा जो है कहीं ना कहीं टॉलरेंट कर सकती है, उनको आप बोलते हो टॉलरेंट टू सैलाइन सोयल। नेक्स्ट है एल्केलाइन टू सोडिक सोयल। एल्केलाइन टू सोडिक सोयल के अंदर क्या होता है, आपका सोडियम कंटेंट जिस क्रॉप में जो है कहीं ना कहीं ज्यादा सहने की आदत होती है, उसे आप क्या बोलते हो, एल्केलाइन सोयल बोलते हो, और सॉरी टॉलरेंट टू एल्कलाइन सोयल बोलते हो। और नेक्स्ट आपका होता है वाटरलॉग्ड सोयल। वाटरलॉग्ड सोयल जहां पर पानी अवेलेबल ज्यादा है, उस एरिया में जो क्रॉप ग्रो करवाई जाती है उन्हें आप वाटरलॉग्ड सोयल बोलते हो। और टॉप टॉलरेंट टू सोयल इरोजन, यानी कि इरोजन जहां पर ज्यादा होता है उस एरिया के अंदर जब कोई क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो, आपका जो है क्रॉप टॉलरेंट टू इरोजन। ठीक है, यानी कि मेनली ये इरोजन को कंट्रोल करने का काम करती है, इरोजन को रोकने का काम करती है कौन सी क्रॉप, ये वाली। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टिलेज रिक्वायरमेंट, तो मतलब एरेबल सोइल क्या होती है, नॉन एरेबल सोइल क्या होती है। एरेबल वो होती है जिनको टिलेज ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें प्राइमरी टिलेज या प्रिपरेटरी टिलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जिनमें प्राइमरी टिलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो आपका नॉन एरेबल सोइल होती है। ठीक है, सॉरी नॉन एरेबल क्रॉप होती है। डेप्थ ऑफ रूट के अकॉर्डिंग, अगर मीडियम रूट है, शैलो रूट है, वो तो आपको पता है कि अगर ज्यादा डेप्थ तक जाएगी तो डीप रूटेड है, और अगर ऊपर तक रहेगी तो आपका शैलो रूटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट है डायरेक्ट सीडेड क्रॉप, ये आपका प्लांटेशन मेथड के अकॉर्डिंग है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो है कहीं ना कहीं क्रॉप को डायरेक्ट सीडिंग, सीड को लेकर सीड से सोइंग कर देते हो, तो वो आपका क्या है, डायरेक्ट सीडेड क्रॉप है। आपका जब प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे तो क्रॉप जो है आपका प्लांट को कोई भी पार्ट, जैसे प्लांट का रूट पार्ट, प्लांट का शूट पार्ट, प्लांट का लीफ पार्ट अगर आप यूज कर और उससे आप नया क्रॉप को ग्रो करवाते हो तो उसे आप प्लांटेड क्रॉप बोलते हो। और अगर प्लांट को आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या होता है, पहले नर्सरी ग्रो करवाई जाती है और नर्सरी से उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसे आप क्या बोलते हो, ट्रांसप्लांटेड क्रॉप बोलते हो। जैसे कि राइस, राइस आपका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग मेथड। देखिए मैं पहले दिन से आपको बता रहा था कि हार्वेस्टिंग मेथड से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रिपिंग। आपका राइस के अंदर या व्हीट के अंदर क्या करते हो आप लोग, रिपिंग करते हो। रिपिंग दिखाता हूं अभी क्या करते हैं। अपरूटेड बाय पुलिंग, पुलिंग का मतलब होता है खींचना, जब क्रॉप को आप खींच के हार्वेस्ट करते हैं तो वो आपका पुलिंग। अपरूटेड बाय डिगिंग, डिगिंग मतलब क्या होता है, खोद के निकालना, है ना, तो वो खोदना। पिकिंग, पिकिंग क्या होता है, कॉटन, जैसे कि आपके कॉटन में पिक करते हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट आपका है प्राइमिंग, प्राइमिंग में आप टोबैको, जैसे आप टोबैको के अंदर प्राइमिंग करते हो, है ना, तो उनके लीफ को पहले काटा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। कटिंग, कटिंग मतलब आपका पहले कट कर लेते हैं फिर कटिंग कर लेते हैं, तो आपका कटिंग होता है। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग में होता है आपके एनिमल को डायरेक्टली फील्ड में छोड़ देना और वो वहां पर ग्रेज कर देगा, तो वो ज्यादातर किसके साथ में होता है, ग्रासेस के साथ में होता है। ग्रासेस के फील्ड में हमेशा हम क्या करवाते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है रिपिंग। रिपिंग ये होता है, आप देख सकते हैं इस इमेज के द्वारा आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिपिंग आपका क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका रिपिंग के बाद अगला जो ऑप्शन है वो आपका है अपरूटेड बाय पुलिंग, पुलिंग करना। पुल करने के बाद, जैसे यहां पर आपका अरहर को पुल करने के बाद क्या किया जा रहा है, आपका हार्वेस्ट किया जा रहा है, अलग करने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है डिगिंग, जैसे पोटैटो के अंदर आप क्या करते हो, डिग करते हो, है ना, तो वो आपका क्या होता है जी, बिल्कुल डिगिंग होता है, और इसको आप जो है फॉलो अप करने का काम करते हो। नेक्स्ट है आपका पिकिंग। पिकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका कॉटन को पिक करने का काम किया जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पिकिंग। नेक्स्ट आपका है प्राइमिंग। प्राइमिंग के अंदर क्या होगा, आपका लीफ जो होता है वो आपका ड्राई हो जाता है, तो सॉरी लीफ को काटा जाता है, काटने के बाद उसको ड्राई किया जाता है, तो आपका उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, आपका प्राइमिंग। और ये किस में करते हैं, टोबैको के अंदर। नेक्स्ट है आपका कटिंग। कटिंग जो करते हो आप लोग किस में करते हो, आपके ग्रासेस के अंदर करते हो, फोडर के अंदर करते हो। नेक्स्ट है आपका जो है अलग अलग क्रॉप के अंदर अलग अलग, मैंने आपको बताया था, प्रोसेसेस होती हैं। इन प्रोसेसेस को जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के अंदर यहां से कई बार क्वेश्चन आपका आ सकता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में हेल्प कर सके। जल्दी से
रिपिंग रिपिंग डियर, देखिए एक्चुअल में क्या है, रिपिंग जो होता है रीपर के द्वारा, आपका मशीन जो यहाँ पर यूज की जा रही है उनको वर्ड को यूज किया गया है। ये देखिए ये आपका इसको रीपर बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस किया जा रहा है इसको काटने के बाद इसको जो है थ्रेसर के द्वारा क्या किया जाएगा, थ्रेसर आपका क्या होता था पहले, लेकिन अभी ये देखिए ये आपका रिपिंग भी कर रहा है और आपका जो है ग्रेन को सेपरेट करने का भी काम कर रहा है, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस चल रहा है ना। तो इसको आप जो है लिख सकते हैं या आपका नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम की चीज है ये, ठीक है। और अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से यहाँ पर, चलिए अब मैं आपको कुछ ना यहाँ पर टर्म्स लिखाने जा रहा हूं, उन टर्म्स को अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये आपका क्या होता है और किसके साथ आप लोग यूज करते हो, है ना। जैसे कॉटन, आपका कॉटन के अंदर क्या करते हो, गिनिंग करते हो, आप कई बार पढ़ते भी होंगे, ठीक है। और कॉटन के अंदर गिनिंग के साथ साथ आप लोग क्या करते हो, यहां पर डिलिंटिंग करते हो, क्या करते हो आप लोग, डिलिंटिंग। देखो आप जब कॉटन को अभी पिक किया था, आपको याद होगा, यहां पर आपको दिखा देते हैं क्या किया था आपने, कॉटन को पिक करने का काम किया था, ये रहा। ये जब पिक कर लिया जाएगा तो ये जो आपका फाइबर होता है ना, इस फाइबर के बीच में सीड अवेलेबल होता है, ठीक है। तो जब आपका सीड और फाइबर अलग किया जाता है तो उसको अलग करने की प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, आपका गिनिंग बोला जाता है। पहले आपने क्या किया, पिकिंग किया, पिकिंग के बाद गिनिंग किया जाएगा, और गिनिंग करने के बाद जो आपका सीड होता है उसके ऊपर ना छोटा छोटा फज बच जाएगा, ऐसे फज या लिंट जिसे आप बोलते हैं, वो अगर बच जाता है उसको रिमूव किया जाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। याद रखना 0.1% सॉल्यूशन, ये यूज करके इसको आप डीलिंटिंग करने का काम करते हो, और वो आपका जो डीलिंटिंग प्रोसेस होता है किस में करते हो आप लोग, कॉटन में ही करने का काम करते हो। ये लिख लीजिएगा एक बार के लिए, मैंने क्या बोला, सीड से फाइबर को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। आपका सीड के ऊपर जो लिंट बच जाता है उसको, लिंट को रिमूव करना या फज को रिमूव करने की प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, यहां पर डीलिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा गाइस क्या हुआ आपका जो है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको समझ में आया होगा पहला। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक चीज अब देखो, यहां पर ये आपका इसके साथ का हुआ है। अब यहां पर एक टर्म और भी यूज करते हैं आप लोग, टॉपिंग। ये टॉपिंग जो यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, देखो टॉपिंग जो करते हैं वो उसके टिप को, जो आपका एपिकल पोर्शन होता है उसको रिमूव किया जाता है। मैंने क्या बोला, जो आपका एपिकल पोर्शन होता है उसको आप लोग रिमूव करते हो, तो उसको रिमूव करने से क्या होगा, प्लांट का ऊपर वाला पार्ट पोर्शन रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, एक्चुअल में कॉटन में इनको आप सिंपोडियल ब्रांचिंग भी बोलते हो। सिंपोडियल ब्रांचिंग भी बोलते हो। तो ये सिंपोडियल ब्रांचिंग जो होती है वो क्या होती है, आपका कहीं ना कहीं जिनके ऊपर फ्लावर आपका आता है, जिनके ऊपर फ्रूट आपका आता है, तो वो आपका क्या करेगी, इनके टॉपिंग करने से सिंपोडियल ब्रांचिंग ज्यादा आएगी। सिंपोडियल ब्रांचिंग ज्यादा आएगी तो क्या होगा, आपका कॉटन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा यील्ड देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका सिंपोडियल ब्रांचिंग को ग्रो करवाने के लिए टॉपिंग करते हैं, TOPPING। नेक्स्ट आपका है यहां पर ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के अंदर आप लोग क्या करोगे, ग्राउंडनट के अंदर एक तो आपका होता है पैगिंग। कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, पैगिंग जो टर्म है वो किस क्रॉप से एसोसिएटेड है, किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो वो आपका ग्राउंड नट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्राउंड नट से रिलेटेड ये आपका टर्मिनोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ग्राउंड नट जो आपका पैगिंग है होता क्या है। देखो किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना भूल जाना। आपका क्या होता है, ग्राउंड नट के अंदर फ्लावर आता है, ग्राउंड नट के अंदर क्या आता है आपका, फ्लावर।
जब फ्लावर आपका आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा, फ्लावर आपका पोलिनेट करेगा, पोलिनेट करने के बाद फ्लावर आपका डिफ्यूज हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, और उसके बाद क्या होगा आपका कहीं ना कहीं, अगर हम बात करते हैं तो पैग आपका इनिशिएट होगा। पैग क्या होता है, एक थोर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये पैग जब इनिशिएट हो जाएगा तो इनिशिएट होने के बाद आपका क्या बनता है, जो है इसके अंदर ये पोग पैग क्या करेगा, सोइल में पेनेट्रेट करेगा, और सोइल में पेनेट्रेट करने के बाद क्या करता है, अंदर आपका पोड बनता है। क्या बनता है आपका, पोड। पोड क्या होता है, जो आप मूंगफली खाते हो उसे आप क्या बोलते हो, आपका पोड बोलते हैं। और वो पोड कब क्रिएट होगा जी, इसके अंदर जाने के, जो आपका सोइल में अंदर जाने के, जब पैग आपका पेनेट्रेट कर जाएगा तब जाके आपका क्या बनेगा, पोड बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। ये हमारा क्या है, ग्राउंड नट है। ठीक है, चलिए, तो ग्राउंडनट हमें समझ में आ गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंडनट के बाद आपका जो पैगिंग है वो समझ में आया, लेकिन पॉपिंग, पॉपिंग क्या होता है, देखो हमने क्या बोला, POPPING, ये पॉपिंग भी होता है। पॉपिंग, कई बार आपने मूंगफली खाई होगी, मूंगफली खाते ही क्या होता है, मूंगफली आपकी अंदर से खाली निकल जाती है, मतलब आप पप्पू बन गए थे, है ना। जब मूंगफली आपकी अंदर से खाली निकलती है तो आप पप्पू बन गए, है ना, तो उसी को आप बोलते हैं पॉपिंग। जब मूंगफली खाली निकल जाती है तो उसे, अब पॉपिंग किसकी कमी की वजह से होते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो पॉपिंग जो होता है वो आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जैसे मान के चलिए आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर अगर हड्डियां नहीं होंगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है अंदर से खाली हो जाएगी। उसी प्रकार से मूंगफली के लिए टोटल अगर कैल्शियम नहीं मिल पाता है तो उसके केस में क्या होता है, आपका जो है पॉपिंग हो जाता है। इसी के साथ ग्राउंडनट में आप एक प्रोसेस और भी देखते हैं, जिसे आप बोलते हैं अर्थिंग अप, है ना। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, अर्थ को अप करना, अर्थ को अप करना। अब ऐसे तो है नहीं, अर्थ के नीचे जैक लगाए जा रहे हैं और उसको मिट्टी को ऊपर किया जा रहा है। अर्थिंग अप का मतलब होता है आपका जो प्लांट है उसको आप मिट्टी के द्वारा कवर कर देते हो, जिससे क्या होता है, आपके पोड जो होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप हो पाते हैं। लेकिन ये तो ग्राउंडनट में किया, लेकिन आप शुगरकेन में भी अर्थिंग अप करते हो। तो शुगरकेन में अर्थिंग अप क्यों करते हो, ताकि शुगरकेन में लॉजिंग प्रॉब्लम ना आए, प्लांट आपका गिरे नहीं, इसीलिए उसमें क्या करते हो, लॉजिंग प्रॉब्लम करते हो। जैसे आप देखे हो ना, पौधा आपका गिरने लगता है तो उसके साथ आप मिट्टी लगा देते हो, तो उसी मिट्टी लगाने को आप क्या बोलते हो, अर्थिंग अप बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा ग्राम के अंदर आपका निपिंग या टॉपिंग भी करते हो, जो आपका लास्ट में आपने यूज किया था यहां पर आपका टॉपिंग, तो वैसा ही नाम यहां पर भी आप लिख देते हो, निपिंग, NIPPING। ये जो वर्ड है वो आपका यूज करते हैं किसके अंदर, ग्राम के अंदर। और याद रखना, ग्राम जो क्रॉप है उसमें निपिंग करने के लिए कई बार केमिकल को यूज करते हैं, और वो केमिकल आपका कई बार एग्जाम में आ चुका होता है, TIBA, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है आपका, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ये हमारा यूज करते हैं किसके अंदर, आपका ग्राम के अंदर, चने के अंदर। ठीक है, तो उसी के साथ सीसर एरिटनम या सीसर काबुलिकम, ठीक है, मेनली सीसर एरिटनम के नाम के अंदर यूज करते हैं इसको। ठीक है, और आपके जो फोल्डर होते हैं या ल्यूशन होती है उनके अंदर एक टर्म को यूज करते हैं। पहले तो इसको आप लिख सकते हो जल्दी से। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर क्या है कि आपका फोल्डर या ल्यूशन, है ना, फोल्डर की बात करते हैं, ल्यूशन की बात करते हैं, तो उनमें आप एक टर्म को यूज करते हो और उस टर्म को नाम देते हो जी लोपिंग, है ना। ये आप किस में यूज करते हो, फोल्डर, है ना, वो आपका फोल्डर या फिर आपका ल्यूशन। कई बार ये एग्जांपल जो आता है ज्यादातर ल्यूशन के साथ ही पूछते हैं, इसमें आपका कौन सी टर्म को यूज किया जा रहा है। उसके बाद आपका मेज, मेज के अंदर जो होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, मेज में फ्लावर जो होते हैं, एक मेल फ्लावर होता है, एक आपका फीमेल फ्लावर होता है। ठीक है, मेज के अंदर क्या होता है जी, आपका मेज में दो फ्लावर होते हैं, एक आपका मेल फ्लावर और एक आपका फीमेल फ्लावर। देखो, मेल फ्लावर को आप लोग यहां पर क्या बोलते हैं, आपका जो है टैसल बोलते हैं। मेल फ्लावर को आप लोग क्या बोलते हैं, टैसल बोलते हैं, और फीमेल फ्लावर को आप लोग क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर आपका क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए और आपका हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, जब आप खुद कोई क्रॉस करना चाहते हो यहां पर किसी फ्लावर के साथ, किसी प्लांट के साथ, तो उसको आप लोग बोलते हैं यहां पर क्रॉस करना, है ना। जब क्रॉस किया जाता है तो याद रखना, आपका टैसल को रिमूव करना, जब टैसल को रिमूव किया जाएगा, मेल पार्ट को रिमूव किया जाएगा, उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं डीटैसलिंग। मैंने क्या बोला, डीटैसलिंग, उसको आप लोग बोलते हैं किसको, मेज के मेल फ्लावर को आपका रोकना या मेल फ्लावर को तोड़ना आपका क्या होता है, डीटैसलिंग होता है। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखेंगे, होप सो। इसको आप जल्दी से लिख सकते हैं कि कहां क्या यूज होता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर पैडी, पैडी के अंदर आप एक टर्म यूज करते हो बुशनिंग। ये कई बार एग्जाम में यहां पर देखो, ये टर्म जो बता रहा हूं ये समझा इसलिए रहा हूं ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज तो मेनली जो है इनके टर्म से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि ये टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है या कौन से क्रॉप से एसोसिएटेड है। ठीक है, वीट में फीलिंग होता है क्या? रिपीट बाद में क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन अगर किसी का है तो मैं आपको बाद में मौका देता हूं। और बेटा जी आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए, मैंने पहले दिन ही बोला था। और अगर रेगुलर ज्वाइन नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, मेरे लिए दिक्कत कोई नहीं होगी, है ना। ठीक है, जो आपका रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल रहा है, अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग पढ़ना भी अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग देखना भी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है ना। आपने भी देखा होगा 4 बजे स्टार्ट हुई है, तो 4 बजे को जी मैं कोशिश करूँगा कि कर्सिव राइटिंग में ना लिखूँ, मैं अच्छे से स्पेलिंग को लिखने का काम करूँ। एक्चुअल में राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा हो जाता है, डोंट वरी, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट, है ना। बिल्कुल कर्सिव राइटिंग यूज नहीं करता हूँ, ये राइटिंग ही ऐसी है, कर्सिव वगैरह तो है ही नहीं, इसको तो वैसे कर्सिव बोलते नहीं है, ये डॉक्टर राइटिंग होती है हमारी, है ना। चलिए, तो अगर आपका क्वेश्चन हो तो 10 मिनट 15 मिनट और है, मैं पढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आज मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट आपको डेटा भी देने वाला हूं, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जहां तक मुझे लगता है वो आपके एग्जाम में आने भी वाला है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे, और काफी आपका जो अभी शॉर्ट डे लॉन्ग डे उनके बारे में भी पढ़ना है, तो वो भी हम कल की क्लास में शुरुआत करेंगे उसका। उसे क्लाइमेट के साथ में पढ़ा जाता है, तो उसको मैं कल आपका डेफिनेटली एक वेल थोरोली व्यू के अंदर आपको अच्छे से बताऊंगा, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, पैडी के अंदर आप बुशनिंग करते हैं, बुशनिंग की स्पेलिंग द्वारा बता देता हूं आपको यहाँ पर अगर दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, ठीक है, तो स्पेलिंग तो एक्चुअली में देखो मेरी खुद की भी दिक्कत हो जाती है, स्पेलिंग कई बार नहीं आपकी गलत भी आ जाती है ना इसके अंदर, लेकिन ये सही है बुशनिंग की, डोंट वरी। देखो बुशनिंग होता क्या है, आपका जब राइस के फील्ड होते हैं ना उसके अंदर आप ब्रोड मतलब राइस को जब ग्रो करवाते हो, तो एक्चुअली में ये आपका बिहार या जो लोलैंड एरिया होते हैं ना वहां पर ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं सीड की। ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जब सीड ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं, तो प्लांट स्पेसिंग को मेंटेन रखने के लिए, देखना लिखना यहां पर आपका प्लांट स्पेसिंग को मेंटेन रखने के लिए, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्लांट स्पेसिंग को मेंटेन रखने के साथ साथ वीड को रिमूव करने के लिए, मैंने क्या बोला, वीड को रिमूव करने के लिए, इन दोनों कामों के लिए आप लोग क्या करते हो, बुशनिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, है ना। राइस के फील्ड में आप प्लांट स्पेसिंग को मेंटेन रखने के लिए और आपका इस प्रोसेस को जो है कहीं ना कहीं वीड को रिमूव करने के लिए आप जो है बुशनिंग को काम में लेके आते हो। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो राइस के अंदर एक आपका और भी होता है जिससे आप बोलते हो, टर्म का नाम है पार बॉइलिंग। कई बार पूछ लिया था कि पार बॉइलिंग टर्म किससे एसोसिएटेड है, तो पार बॉइलिंग जो है वो राइस से ही एसोसिएटेड होता है। इसमें पार देखो दो वर्ड से मिलके बना है पार बॉइलिंग, पार का मतलब यहां पर है पार्शियली बॉइलिंग, है ना। इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल बॉइलिंग। तो पार्शियल बॉइलिंग करने का मतलब क्या होता है कि जो आपका राइस है, जो आपका राइस है उससे जब मिलिंग करते हो तो मिलिंग करने से पहले पार बॉइलिंग किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, उसका जो छिलका होता है, जो उसका हल होता है, जो उसका शेल जो होता है, हल होता है, वो आपका छिलका जो होता है उसका न्यूट्रिएंट जो होगा वो ग्रेन के साथ आपका प्रॉपरली क्या हो जाएगा, जो है आपका लग जाएगा, और उससे उसकी जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और ऊपर से आपका जो राइस होता है वो ब्रेकडाउन नहीं होता जब उसको हम मिलिंग करने का काम करते हैं। तो इसलिए ये आपका जो है राइस के अंदर पार बॉइलिंग प्रोसेस जो है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो ऐसी ही टर्मिनोलॉजी जो है टोबैको, ट्राइंग, पॉपिंग, चलिए, है ना। तो ये काफी हुआ, और इसी के साथ देखिए डियर, अब आपका क्रॉप के एसोसिएटेड हुआ, लेकिन अभी मैं आपको जो डेटा देने वाला हूं वो सुनिएगा अच्छे से। ये पीडीएफ जो है ना
आपकी लेक्चर क्लास 4 और क्लास 5 के नाम से आपका उसके अंदर अटैच्ड है। तो क्लास 4 और 5 आपकी नहीं हुई है, आपकी ये 3rd या 4th क्लास ही है, लेकिन पहले हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया था नाम, और उसी नाम के अकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल है पीडीएफ में। एक ये अवेलेबल है और एक आपकी क्लास 3 के नाम से पीडीएफ अवेलेबल है जो आपकी पहली क्लास हुई थी, ठीक है। और बजट भी आपका अवेलेबल है, तो प्लीज इनको जरूर देखिएगा। ये जो टर्म आपकी क्लास हुई थी पहली क्लास, वो भी वहां पर आपकी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। और इसी के साथ आपका जो बजट है, बजट 2021-22, वो भी आपका वहां पर क्या है, अवेलेबल है। तो प्लीज उसे भी आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। आपका जहां भी डाउट आए, ये पूरा का पूरा बजट वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो डियर इसको जरूर देखने का काम करिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर। और इसी के साथ वहां पर इकोनॉमिक जो आपका है पॉलिसीज, उनको भी वहां पर इकोनॉमिक जो सर्वे है उसको भी मैंने वहां पर अपलोड कर दिया है, उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज जो यहां पर आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं वो आपका क्या है, सुनिएगा। देखो, आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा उस बात से मैटर नहीं करता, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो केवल एक आइडिया लेने की कोशिश करिएगा। ये कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, इसमें आपका जो फूड ग्रेन का डेटा है वो आपका दिया गया है अभी तक का। तो हमें इसी डेटा को याद करना है, और ये आपका टिल 25 मई 2021 मेरा खुद का डेटा नहीं है, पहले ही बोल देता हूं, ऑथेंटिक डेटा है। किसका डेटा है, सुन लीजिए, ये रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, इनका बनाया हुआ डेटा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस हैं, सुन लेना, बहुत अच्छे से इसको लिख लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, है ना। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी, आपकी जो है चैट बॉक्स में भी, आपका जो आपका कंटेंट है उसके अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं बता देता हूं कि आपका यानी कि यहां तक, सॉरी ये ज्यादा हो चुका है थोड़ा सा, केवल 2019-20 टारगेटेड और 3rd एडवांस एस्टीमेट, मेनली जो फोकस किया जाएगा वो 2019-20 और टारगेटेड के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसमें भी आपको क्रॉप का नाम बता देता हूं जो आपको याद रखनी है, और इसमें भी आपको ये याद नहीं करना खरीफ रबी, नहीं, टोटल याद करना है केवल, ठीक है। केवल किसको याद करना है, जो आपका टोटल है ना। इसमें क्योंकि वीट में तो होता ही रबी है तो इसको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले राइस, दूसरा आपका वीट, तीसरा आपका बाजरा, 4th आपका मेज, और 5th आपका बार्ले, और चौथा आपका कोरस सीरियल, और लास्ट आपका सीरियल। एक तो इनको आगे भी है क्रॉप आपकी, उनका नाम लिखवा देता हूं। पहले इन क्रॉप का जल्दी से नाम लिखो, जल्दी से नाम लिखिए इनका, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको टिक किया है, केवल उनको देखो। बाकी पढ़ना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक्चुअल में मतलब रिमेंबर रखना या क्रैमिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये इजी करने का काम किया है थोड़ा सा, ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टाइम तक, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उस समय आप जो है इनको याद कर सकें, है ना। कम से कम सारी क्रॉप तो याद नहीं कर सकते हो, लेकिन इनको जरूर पढ़िएगा। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका अगला पार्ट, उसके बाद आपका है यहां पर तुर, उड़द, मूंग, पल्सेस, टोटल पल्सेस और टोटल फूड ग्रेन। ये भी आप लोग याद करना है, इनका भी डेटा कौन सा, लास्ट 3 टेबल देखने हैं केवल, ठीक है। बार बार मत पूछिएगा फोन कर कर, अभी आप देख लीजिए आपके जो लास्ट के 3 डेटाज हैं उनको याद करना है। उनको डेटा को सारा को याद नहीं करना, लेकिन जो मेन क्रॉप के साथ में कितना प्रोडक्शन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, जिसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ वो भी पूछ सकते हैं, है ना। तो वो आपका डेटा जो होता है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से, और खासकर जो इस लेवल के एग्जाम होते हैं, और ये तो एफसीआई है, एफसीआई से
टोटल रिलेटेड किससे है, सीरियल से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से क्वेश्चन आपका आने के चांसेस हैं, है ना। तो प्लीज इसको जो है जरूर देखने का काम करिएगा। और लास्ट अल्टीमेट गोल बता रहा हूं, जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद बता रहा हूं, पहले तो ये देखिएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई और भी मतलब मेरे से भी बुरी हालात में है तो उसके लिए भी हल करूंगा, कोशिश करूंगा बताने की। सुनिएगा, ये हमारा ग्राउंडनट है, सीसेमम है, रैपसीड और मस्टर्ड है, टोटल ऑयल सीड है, सुगर केन और कॉटन है। इनका भी डेटा आप याद करेंगे, ठीक है। जल्दी से इनको आप टिक कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, डोंट वरी, चिंता मत करिएगा, बार बार मत बोलिएगा सर पीडीएफ भेज दो, अभी भेज दो, ये कर दो, मिल जाएगी। टाइम है ना, समय देना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो ये है। अब अगर बिल्कुल भी मतलब हालात खराब हैं कि सर इतना तो याद कर ही नहीं पाएंगे, समय नहीं है, तो फिर एक काम करना कि कम से कम टोटल ऑयल सीड, मस्टर्ड, टोटल ऑयल सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, 3 इनको तो पक्का लिखना है हर हालत में। यहां से टोटल फूड ग्रेन, टोटल पल्सेस, टोटल फूड ग्रेन, टोटल पल्सेस, टोटल सीरियल, टोटल कोरस सीरियल, ये और व्हीट और राइस, ठीक है। कम से कम 4 ये हैं, 3 वो 7 और एक 8। भाई इनको तो याद कर ही लेना, कुछ भी ना करो तो इनको तो जरूर याद कर लेना, ठीक है। स्टेट वाइज इनका डेटा जो होगा वो आपको और कोशिश कर दी जाएगी प्रोवाइड करवाने की। एक्चुअल में लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग डेटा मिलेगा स्टेट वाइज रैंक, क्योंकि अभी थर्ड एडवांस एस्टिमेट आया है, अभी फाइनल एडवांस एस्टिमेट नहीं आया है या फाइनल एस्टिमेट नहीं आया है, तो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा इस साल का तो नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट ईयर का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा कि कौन सा स्टेट फर्स्ट है किस आपके क्रॉप के अंदर। तो जो आपको क्रॉप अभी टिक करवाई थी उन क्रॉप का जरूर देख लेना कि आपका कौन सा स्टेट फर्स्ट है, कौन सा स्टेट सेकंड है, कौन सा स्टेट थर्ड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड को देख लेना, और फर्स्ट सेकंड थर्ड याद नहीं हो तो कम से कम फर्स्ट और सेकंड को जरूर याद कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको आप जो है आराम से कवर कर सको, ठीक है। तो होप सो गाइज ये आपका सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं आप लोगों को चॉइस देता हूं आपके क्वेश्चन पूछने की। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, 1 बाय 1 आप हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करने के बाद आपको जो है यहां पर आपका मौका दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। शुभम शर्मा जी, शर्मा जी। हेलो सर। जी सर मेरे भाई। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तो आपने ना वो मैनेजमेंट और एथिक्स के नोट्स के लिए आपने बोला था कि वो आप दे देंगे। जी मैनेजमेंट और एथिक्स, मतलब जिन लोगों ने फिर एक्स्ट्रा पेमेंट किया है उनको ही मिलेगा या जी 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 वो उसी एप्लीकेशन के अंदर है ना, एक्चुअल के अंदर वो सारा का सारा। क्योंकि सर आपने उस दिन प्रॉमिस तो नहीं किया था, बट आपने बोला हाँ मैंने वही तो मैंने बोला था, तो उसके लिए ही तो वो पूरा का पूरा किया गया ना एक्चुअल में। तो जो चीज आपको, इसने वो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया है, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ वो डियर उसी में है, ऐप में ही है, और ऐप में सब कुछ दिया गया है उसी के साथ। क्योंकि मेरे को देखो मैं बात मानता हूं आपका, ठीक है, और हो सकता है 300 आपके लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, लेकिन हमने एप्लीकेशन में जब बात की कि हम इस प्रकार से देने जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि आपका मिनिमम 200 की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी की कॉस्ट के साथ अब देखो 200 तो हम आपसे लेंगे नहीं, आपसे 300 इसीलिए लिया गया था। जो बाद में कोर्स ज्वाइन किया उन्होंने तो 500 भी पे किया उस चीज के लिए। तो डेफिनेटली डियर उस चीज के लिए आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको पेमेंट 300 करना ही पड़ेगा। अब 300 नहीं है, अब तो 500 भी हो चुका है, वो टाइम उस टाइम था, है ना। तो प्लीज सर आपने बोला था कि एक प्रैक्टिस सेट भी आप देंगे क्लास में। बिल्कुल प्रैक्टिस है, वो तो आपको क्लास में डेफिनेशन करवाए, मतलब पूरा का पूरा सोल आउट करवाया जाएगा ना, एक प्रैक्टिस सेट वो तो करवाएंगे हम लोग। जी जी जी। देव ज्योति आचार्य जी, बोलिए डियर, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी तक मेरे तक। ओके, यशेंद्रा जी सर। जी। सर एक तो मैंने कल वो आपसे बोला था सर, वो जनरल अवेयरनेस वाला जो था। हाँ बिल्कुल, देखो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ बिल्कुल इनका क्वेश्चन भी जायज है। सुनिए डियर, पहले तो जनरल अवेयरनेस का ही सुनिए, बाद में दिक्कत आएगी। देखिए जनरल अवेयरनेस जो होता है उसमें आपका क्या है, जी ये
वैसे तो इसमें आपका जो प्रेजेंट टाइम है, जैसे टोक्यो ओलंपिक आपका है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो पहले सुनिएगा, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में ना मैं आपको बता देता हूं। माई गवर्नमेंट.इन इस वेबसाइट पे ना क्विज हो रही है, और इस क्विज के अंदर आई थिंक 15 या 10 क्वेश्चन है, और वो जब भी कोई क्विज देता है तो हर पर्सन को नए क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप 5 या 6 या 10 पर्सन हो, आप क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, तो अगर 10 क्वेश्चन भी नए मिल रहे हैं तो 10 के हिसाब से कितने हुए, 100 क्वेश्चन। हर बार आप एक नई आईडी को यूज कर लीजिए, आप 100 क्वेश्चन वहां से निकाल सकते हैं, उससे बाहर आपके क्वेश्चन ज्यादा नहीं जाएंगे। सुनिएगा, दूसरा आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपको सभी को ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जहां भी अवेलेबल हैं वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वो आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हुआ था, आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसमें कितना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेन क्या हुआ, अभी 3 चीजों 4 चीजों के ऊपर फोकस हो गया। अगला आपका हो सकता है, जैसे अभी रिसेंट में अवार्ड वगैरह ज्यादा नहीं हुए, लेकिन पिछले साल में जुलाई के बाद अगर कोई अवार्ड हुआ है, जुलाई के बाद अगर कोई आपका गेम हुआ है, जुलाई के बाद अगर पर्टिकुलरली किसी को कोई प्राइज मिला है, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा कि पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के अंदर अगर दिया गया है तो उनको अगर आप एक बार फोकस कर सकते हैं। जैसे दृष्टि आईएएस है, उनके आप एप्लीकेशन या फिर उनकी वेबसाइट के ऊपर आपका मिलता रहता है। सारा कंटेंट मत पढ़ लेना, सारा कंटेंट पढ़ लोगे तो क्या क्या आपके पास याद रहने वाला है, नहीं रह पाएगा। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास तो कंटेंट अच्छा खासा होगा, लेकिन बाकी बच्चों के पास दिक्कत है। तो फिर कोशिश करिएगा कि आप वहां से निकाल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका कंटेंट, कोई पैसा नहीं लगता, तो आप वहां से भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है जी डियर। और कोई क्वेश्चन किसी का? जस्ट रेज योर हैंड। जिसका क्वेश्चन हो चुका है उसका ऑप्शन मिल चुका है उसको। और कोई पर्सन है किसी का? चलिए, विकास महातो जी, विकास जी। जी सुन डियर, समझ में नहीं आया, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? अच्छा, रीजनिंग और इंग्लिश का कोई ज्यादा आपको जो है नहीं मिलेगा। रीजनिंग और इनका मतलब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनका नॉर्मल आप बैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वही लेवल रहेगा, उससे ज्यादा लेवल डीपली नहीं जाएगा जी। उसके बाद है उन्नति जी। उन्नति जी बोलिए। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि आपने जो अभी बताया रीसेंट डेटा के लिए, सर उसमें तो सिर्फ अभी 2018-19 का ही डेटा आया हुआ है, तो सर हमें 2018-19 के डेटा को लेके ही चलना होगा। कौन से 2018-19 का डेटा कहाँ आया हुआ है, किस चीज का? सर जैसे आपने जो न्यूज़ को अभी वेबसाइट का बताया, हाँ, उसमें सर 2018-19 डेटा भी आ सकता है, जो फाइनल डेटा आया। किसके अंदर बात कर रहे हो आप? ये डेटा की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं सर, जो आप स्टेट वाइज डेटा बताएं। तो वो आप, मैंने आपको बोला कि जो आपका डेटा आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं उसको याद कर लीजिएगा। मैंने तो आपको बोला ही नहीं है कि आप खुद प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि खुद प्रिपेयर करोगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर पता नहीं किस किस वेबसाइट में कौन कौन सी रैंक दी हुई है। आपको वो डेटा नहीं पढ़ना है। अगर वो पढ़ना होता फिर तो हम बोल ही देते, फिर तो आप अपनी मर्जी से कर लीजिए, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको आप देख लीजिए। लेकिन एक्चुअल में तो 2019-20 का जब फाइनल डेटा आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा ना आपको डेटा जी। चलिए, सो गाइज मिलते हैं आपके अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और अच्छे से देखिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए 2 या 3 आपकी एक्स्ट्रा वीडियोस भी प्रोवाइड करवाने की, जो हमने बाकी बच्चों के लिए दी हुई है। उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आपके कंटेंट में ही अवेलेबल हो पाएंगी। मैं आपको एक्स्ट्रा ऐसे नहीं दे पाऊंगा उन वीडियोस को, तो ठीक है, क्योंकि वो आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं। तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर उनको आप वीडियो सेक्शन में कल शाम के बाद आप देख पाएंगे। उन वीडियोस को मैं प्रोवाइड आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है।
चलिए, और खासकर आपकी वहां पर कोशिश भी करी, वो तो मैं कोशिश कर सकता हूं मैं भी, है ना। और जैसे राइस और वीट काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए अगर आपका डेटा हो सका तो कुछ आपको प्रोवाइड है वहीं करवाया जाए, क्योंकि देखो वो डेटाज ऐसे होते हैं जिनको हम बाहर एक्सपोज नहीं कर सकते हैं और केवल पेड का ही पार्ट होता है और हमारी एप्लीकेशन में ही एक्सेस दिया जा सकता है। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो गिवन आपको बाहर दिया जा सके किसी भी हालात के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपके अगले सेशन में, अगली क्लासेस में। थैंक यू।